हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज सिद्धार्थ मस्के। सो गाइस, इन दिस वीडियो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ HMPV। राइट, HMPV जैसे आपको पता रहेगा, आप न्यूज़ में देखते रहोगे या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते रहोगे, यहाँ वहाँ की खबरें जो इस वायरस के बारे में बता रही है कि चीन से वायरस हमारे देश में आया है। इस वायरस को डायग्नोस करने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, एज अ पैरामेडिकल मेडिकल, एज अ टेक्नीशियन के हिसाब से आपको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या चीज़ें इसमें कवर होनी चाहिए, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन इसके पहले इसकी फैमिली, इसके जीन्स, इसके स्पीसीज़ क्या क्या है, ये कब डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, इसके रूटीन स्पेशल्स टेक्निक्स क्या है डायग्नोस्टिक करने के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। इससे आपको पता है कि बेंगलुरु में एक जो है केस हमको मिला है, और भी बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं भारत के अलग अलग जगह पे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को लेके हम लोग। तो फर्स्ट तो ये जो वायरस है, इसकी जो फैमिली है, दैट फैमिली नेम इज़ नीमोवेरिडिया फैमिली। इसका तो जीन्स है वो है मेटानीमोवेरियस, राइट, मेटानीमोवेरियस। और उसकी जो स्पीसीज़ है वो दो है, एक तो है एविया, एक है ह्यूमन, मतलब बर्ड है और ह्यूमन है, राइट। तो एविया मेटानीमोवेरियस जो है, ये बेसिकली इसको हम लोग AMPV बोलेंगे, और जो ह्यूमन मेटानीमोवेरियस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, HMPV, राइट। अब ये जो एविया जो है एक बर्ड है, जैसे मैंने कहा कि 1970s में इसको डिस्कवर किया था, राइट, ये वहाँ पे पहले मिला था। और उसके बाद फिर जो ह्यूमन मेटानीमोवायरस है वो 2001 में मिला था, राइट। तो इसके दोनों के सब टाइप्स अलग अलग है। जैसे अगर एविया मेटानीमोवायरस की बात करें तो उसमें सब ग्रुप जैसे ABCD तक है, और इसके जो सब टाइप्स है ह्यूमन मेटावायरस के वो है A1 A2 B1 B2, राइट। तो जैसे कि ये जो वायरस है ना, ये बेसिकली 2001 में ना नीदरलैंड के यहाँ पे मिला था। वहाँ पे BG वॉन डैन ओंगेन, ये जो शख्स थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में उन्होंने बारे में बताया था, राइट। अभी ये जो वायरस है HMPV है ना, ये बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। जैसे आपको पता है कि वायरस जो होता है दो किस्म के होते हैं, RNA DNA, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड का वायरस है। ये बेसिकली जो लेस देन 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें इफेक्ट करता है, और मोर देन 60-65 के जो अडल्ट है, तो या उसको हम लोग ओल्ड बोल सकते हैं, है ना, उनको वो इफ़ेक्ट करता है। अभी इसके बारे में बहुत बार बोला गया है कि ये सिमिलर जो RSV है उससे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि RSV मतलब क्या, रेस्पिरेटरी सिनेस्टिकल वायरस। ये जो है ये बेसिकली ऑल एज ग्रुप में इफेक्ट करता है ह्यूमन में, बराबर है। बट ये जो HMPV वायरस जो है, ये ज़्यादा करके जो बच्चे लोग हैं या जो बहुत एजेड है, वहाँ पे इसका जो प्रमाण है वो देखने को मिल रहा है, राइट। सो अभी या फिर जिसको बोलते हैं जिसकी इम्यूनिटी कम है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन है ना, लो है, या अदर रिस्क फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिजीज डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए भी ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो अगर हम लोग इसके जो मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर बात करें, कौन कौन से टेस्ट है जिसलिए हम लोग डायग्नोस्टिक इसमें कर सकते हैं, एक तो है पहला RT-PCR, है ना, जो RT-PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ कॉपीज़ इसके हम लोग को मिल जाती हैं, दैट इज़ द फर्स्ट वन टेस्ट। अनदर इज़ जो वायरल कल्चर है, जिसमें हम लोग को ग्रोथ मिलती है इस वायरस की। उसके अलावा DFA मतलब डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, मतलब इसमें क्या होता है, एक एंटीबॉडी जो होती है वो बाइंड करता है स्पेसिफिक जो ये वायरस है HMPV एंटीजन उसके साथ, एंड उसमें हम लोग को उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है वो हम लोग को मिल जाता है, कितना है क्या है, बराबर है। उसके अलावा अलाइजा जो मेथड है, ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज़ को, जो एंटीजन जो है HMPV के वो कितने हैं कॉन्सेंट्रेशन में, ये अलाइजा मेथड में हमको समझ में आता है ना। ये बेसिकली जो डिटेक्ट क्या करता है, जो रिसेंट इन्फेक्शन रहेगा इस वायरस का,
कितना है क्या है वो हमको इसमें समझ में आता है। उसके अलावा IHC मतलब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ये बेसिकली अगर सपोज कोई एटॉप्सी बायोप्सी या कोई टिश्यू सैंपल रहेगा उसमें ये वायरस का कितना एंटीजन प्रेजेंट वगैरह है ये समझ में आएगा। उसके अलावा रैपिड एंटीजन जो डिटेक्शन जो टेस्ट है जो सिमिलर है अदर रैपिड टेस्ट से, उससे ये हम लोग को इसके बारे में समझ में आएगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट से ये भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं इस वायरस के लिए। उसके अलावा अदर टेस्ट बोलेगा तो जैसे चेस्ट एक्सरा है, CT स्कैन है, ब्लड टेस्ट में जैसे CRP, WBC, CBC वगैरह जो है वो हम लोग टेस्ट इसमें करते हैं। मतलब इसमें रूटीन से लेके स्पेशल मॉलिकुलर्स टेस्ट तक यहाँ पे मेंशन किए। जैसे आपको पता है कि कोविड के शुरुआत में डायग्नोस्टिक जैसे RT-PCR होता था, फिर उसके बाद फिर CRP, डी डाइमर, PT, है ना, फिर IL-6, ये जो टेस्ट है ये हम लोग टेस्ट जो है वो डायग्नोस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो उसी हिसाब से उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका थोड़ा सिमिलर टेस्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर इसको हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें इस वायरस की, तो इसमें देखा जा रहा है कि इसमें 2 ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इसमें मेन दिखाई दे रहे हैं। एक तो है G ग्लाइकोप्रोटीन और एक दूसरा है F ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। तो G मतलब ग्लाइकेन। तो बेसिकली G ग्लाइकेन मतलब क्या कि ये जो क्या कर रहा है, मतलब G ग्लाइकेन क्या कर रहा है, ये वायरस के अंदर ही है, राइट, ये वायरस में ही है। ये बेसिकली अटैच करता है प्रोटीन से, है ना। ये प्रोटीन मतलब कौन सा प्रोटीन, मतलब ये एक इपिथेल सेल्स होता है जो होस्ट से अटैच होता है, या फिर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहाँ पे नंबर ऑफ इपिथेल सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो उसके इपिथेल सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, एक प्रोटीन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेक्टिन-4 रिसेप्टर प्रोटीन्स, राइट। तो ये जो G ग्लाइकोप्रोटीन है वो उसके ऊपर अटैच होता है, मतलब वो होस्ट सेल का ये काम करता है। एक होस्ट सेल, क्योंकि वायरस है तो उसको होस्ट सेल लगता है उसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, फर्दर ग्रो करने के लिए। तो वो जो ग्लाइकोप्रोटीन है विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन और विद द हेल्प ऑफ वो जो इपिथेल सेल जो है उसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम नेक्टिन-4 रिसेप्टर है, उसके ऊपर अटैच हो रहा है। और वो जो एपिथेल सेल है वो क्या है, एक प्रकार का होस्ट सेल है जो होस्ट सेल से अटैच है, राइट। तो ये हो गया एक ग्लाइकोप्रोटीन का काम, G ग्लाइकोप्रोटीन का। और जब F ग्लाइकोप्रोटीन, F मतलब क्या, फ्यूजन, राइट। तो ये क्या करता है, जो होस्ट सेल जो ग्लाइकोप्रोटीन से अटैच था वो फ्यूजन क्या करता है, उसमें जाके वो मल्टीप्लिकेशन और जो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो उस होस्ट सेल के अंदर डाल के अपना जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाता है। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे जो वायरसेस है वो उसमें बनाता है। उसमें भी प्री और पोस्ट फ्यूजन प्रोसीजर जो है वो रहती है, राइट। तो जैसे अभी पता है कि जो एपिथेल सेल्स है वो कहाँ पर रहता है, जो लंग्स होते हैं, है ना, वहाँ की जो लेयर होती है उसमें एपिथेल सेल्स जो वो प्रेजेंट होता है। और उसके ऊपर जो है वो रिसेप्टर प्रोटीन जो नेक्टिन-4 जो है वो प्रेजेंट होता है। और वो नेक्टिन-4 प्रोटीन से क्या अटैच होता है, जो G ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। और वो G ग्लाइकोप्रोटीन ये जो HMPV वायरस जो है उसके अंदर उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें वो प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अभी देखो ये जैसे ही बॉडी में इंटर होता है, ये दोनों फ्यूजन का जैसे काम हो गया G और F का, ये जैसे ही बॉडी के अंदर आता है तो जो हमारा इंटरल्यूकिन 1, 6, 8 जो है वो क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, राइट। इसमें 2 मैकेनिज्म काम में आते हैं, एक तो है इननेट और दूसरा है एडेप्टिव, है ना। तो पहले इननेट जो फर्स्ट लेयर है वो काम करेगा, उसके बाद जो एडेप्टिव जो एंटीबॉडीज़ है नेचुरली वो काम करेगी, वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, राइट। तो ये भी हो सकता है कि अगर हम ब्लड टेस्ट करें IL-6 का, IL-1, IL-8 का, तो वो हम लोग को इंक्रीज़ करने में मिल सकते हैं। उसके अलावा हम लोग CBC अगर करें तो उसमें न्यूट्रोफिल जो T लिम्फोसाइट जिसको हम लोग स्मॉल लिम्फोसाइट बोलते हैं वो भी हम लोग को इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है, बिकॉज इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। CD4 और CD8 सेल ये भी हम लोग को देखने मिल सकते हैं, राइट। उसके अलावा रेस्पिरेटरी टेस्ट कर सकते हैं या कुछ निमोनियल टेस्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में, या फिर रेगुलरली हम लोग को ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना है कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जैसे अगर देखा तो 3 चीज़ें, 3 एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पे मोस्ट ऑफली इफेक्ट हो रही है इस वायरस की वजह से अपने बॉडी में। एक तो है IgM, मतलब वो अर्लियर स्टेज पे, प्राइमरी स्टेज पे वो बाइंड करेगा वायरस के एंटीजन के साथ, है ना, हेल्प करेगा उसको क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हेल्प करेगा। तो उसके वजह से IgM का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। उसके अलावा उसके बाद फिर
उसके कुछ देर बाद या फिर कुछ दिन के बाद IgG का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और उसमें और एक एंटीजन का इन्वॉल्वेशन आ रहा है, वो है IgA। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो IgA है, जो एंटीबॉडी है, वो किससे अटैच है? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो उससे अटैच है वो, ठीक है। तो उसमें वो देखने जा रहा है, क्योंकि अगर इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो अगर वो आइजम सिचुएशन आता है, फर्स्ट वाला है, तो उसका है 3 to 7, मतलब 3 to 7 डेज़ में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक में आपको IgM जो है वो प्रेजेंट मिलेगा, अगर वो वायरस का इन्फेक्शन आपके बॉडी में है तो। अगर सपोज वो इन्फेक्शन हो गया है और उसके बाद 1 to 2 वीक चला गया है, तो वहाँ पे क्या इंक्रीज़ होगा? IgG इंक्रीज़ होगा, जो सेकेंडरी आपकी एंटीबॉडी होती है IgG, वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो रैपिड टेस्ट में मोस्टली हम लोग यही करते हैं कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जो है, या तो IgG या IgM या दोनों प्रेजेंट है या नहीं, वो रैपिड टेस्ट में हमको समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ जो भी उसके अंदर कोटेड रहेगा। एंटीजन रहेगा तो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी रहेगा तो एंटीजन कोटेड रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग को इसमें समझ में आ जाती है, राइट। जैसे अभी ये जो मेथड है, जैसे अभी एग्जैक्टली हम लोग अगर और हाँ, इसमें और एक चीज़ समझ में आई है, और एक चीज़ जब मैंने यहाँ पे इसके थोड़े नोट्स निकाले और थोड़ा ट्रबल शूटिंग करने की कोशिश की, तो मुझे एक चीज़ इसमें बहुत अलग दिखी। अदर टाइप ऑफ लाइक कोविड और अदर टाइप ऑफ वायरस के हिसाब से इसमें बेसिकली एक चीज़ थी बहुत कॉमन। जैसे अलग थी, ये क्या होता है कि ये जो वायरस है, ये वायरस ये पर्टिकुलरली जो इपिथेल सेल है उसके ऊपर ही जो है वो इफेक्ट कर रहा है, ये RBC के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा। मतलब जो इपिथेल सेल्स है उसके ऊपर, जैसे मैंने कहा कि नेक्टिन-4 रिसेप्टर प्रोटीन है, उसके ऊपर ही वो अटैच होकर उसको मतलब ब्लास्ट कर रहा है या फिर डैमेज कर रहा है। वो RBC को इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि RBC के ऊपर कौन सा ऐसा प्रोटीन या ऐसा रिसेप्टर नहीं है। RBC से नंबर ऑफ रिसेप्टर रहते हैं, लेकिन जो वायरस को चाहिए अटैच होने के लिए या फिर इनसाइड होने के लिए, वो रिसेप्टर RBC के ऊपर नहीं है। जैसे अगर हम लोग इन्फ्लुएंजा या इसकी वायरस की बात करें, तो इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है, जो मतलब जो अपना RBC होता है उसके ऊपर सेलुलर मॉलिक्यूल्स होता है, उसको हम लोग सेलिक एसिड बोलते हैं। एक प्रकार का सरफेस प्रोटीन ही है जो RBC के ऊपर रहता है। तो अगर वो इन्फ्लुएंजा वायरस रहेगा तो वो RBC के ऊपर इफेक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट सेलुलर मॉलिक्यूल्स सेलिकल एसिड के हिसाब से, बराबर है। बट ये प्रॉपर्टी अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो ये इसका जो कॉजेज़ रहेगा और इसका जो चॉइस रहेगा होस्ट सेल के ऊपर, वो भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए ये हीम एग्लूटिनेशन जो है वो हम लोग को इस टेस्ट में जो है वो HMPV टेस्ट या डिटेक्शन में हम लोग को मिलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो RBC के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्ट नहीं करता, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सम थिंग्स कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे मैंने आपको ये वायरस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री और इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या नई चीज़ें आई है, वो हम लोग आगे भी और देखेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उतनी मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा एंड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।